क्लास 11 चैप्टर 6 प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण इमिटेशन कहा जाता था। बंडूरा और उनके सहयोगियों ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग भी कहा जाता है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियाँ आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थितियों में हम दूसरों व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। हमारे सामाजिक जीवन में प्रेक्षणात्मक अधिगम के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हम जानते हैं कि फैशन डिजाइनर विशेषतः लंबी, सुंदर और गरिमायुक्त नवयुवतियों को लंबे तथा आकर्षक कदकाठी वाले नवयुवकों के अपने बनाए परिधानों को लोकप्रिय बनाने के लिए नियुक्त करते हैं। लोग उन्हें टीवी के फैशन शो तथा पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के विज्ञापनों में देखते हैं। वे इन आदर्श लोगों का अनुकरण करते हैं। अपने से श्रेष्ठ और पसंदीदा लोगों को देखना और नई सामाजिक परिस्थिति में उनके व्यवहारों का अनुकरण करना ही एक सामान्य अनुभव है। प्रेक्षणात्मक अधिगम के स्वरूप को समझने के लिए बंडूरा के अध्ययनों का वर्णन करना उचित होगा। बंडूरा ने एक प्रसिद्ध प्रायोगिक अध्ययन में बच्चों को 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई। फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे और उनमें एक खिलौना एक बड़ा सा गुड्डा बोबो डॉल था। अब कमरे में एक बड़ा लड़का प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है। लड़का सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है और बड़े खिलौने के प्रति तो विशेष रूप से आक्रामक हो उठता है। वह गुड्डे को मारता है, उसे फर्श पर फेंकता है और पैर से ठोकर मारकर गिरा देता है और फिर उसी पर बैठ जाता है। इसके बाद का घटनाक्रम 3 अलग रूपों में 3 फिल्मों में तैयार किया गया। एक फिल्म में बच्चों के एक समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के मॉडल को पुरस्कृत किया गया और एक प्रौढ़ व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। दूसरे फिल्म में बच्चों के दूसरे व्यवहार ने देखा कि उस लड़के को उस आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। तीसरी फिल्म में बच्चों को तीसरे समूह ने देखा कि लड़कों को ना तो पुरस्कृत किया गया और ना ही दंडित। इस प्रकार बच्चों के 3 समूहों को 3 अलग अलग फिल्में दिखाई गई। फिल्म देख लेने के बाद सभी बच्चों को एक अलग प्रायोगिक कक्ष में बिठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौने से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इन समूहों को छिपकर देखा गया और उनके व्यवहार को नोट किया गया। उन लोगों ने पाया कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौने के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते देखा था, वे खिलौने के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे। सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों में दिखाई जिन्होंने फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम से आक्रामकता सीखी और मॉडल का अनुकरण भी किया। प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किस प्रकार से आचरण करेगा यह इस पर निर्भर करता है कि उसने मॉडल को पुरस्कृत होते हुए देखा या दंडित होते हुए। आपने देखा होगा कि छोटे शिशु भी घर में तथा सामाजिक उत्सवों एवं समारोहों में प्रौढ़ व्यक्तियों के अनेक प्रकार के व्यवहारों का ध्यान से प्रेक्षण करते हैं। इसके बाद अपने खेल में उनको दोहराते हैं। उदाहरणार्थ, छोटे बच्चे विवाह समारोह, जन्मदिन, प्रीतिभोज, चोर और सिपाही, घर रखाव आदि के खेल खेलते हैं। वे अपने खेलों में ऐसा सब करते हैं जैसा वे समाज में और टेलीफोन पर देखते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं तथा पुस्तकों में पढ़ते हैं। बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार प्रौढ़ों का प्रेक्षण तथा उनकी नकल करके सीखते हैं। कपड़े पहनना, बालों को संवारने शैली, समाज में कैसे रहा जाए, सब दूसरों को देखकर सीखा जाता है। विभिन्न अध्ययनों से यह बात भी ज्ञात होता है कि बच्चों में व्यक्तित्व का विकास भी प्रेक्षणात्मक अधिगम के द्वारा होता है। आक्रामकता, परोपकार, आदर, नम्रता, परिश्रम, आलस्य आदि गुण भी अधिगम की इस विधि द्वारा अर्जित किए जाते हैं। क्रियाकलाप। संज्ञानात्मक अधिगम। कुछ मनोवैज्ञानिक अधिगम को उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं जो अधिगम के मूल में होती हैं। उन्होंने अधिगम के ऐसे उपागम विकसित किए जो उन प्रतिक्रियाओं पर फोकस करते हैं जो अधिगम करते समय घटित होते हैं, न कि केवल एसआर ऐसे संबंधों पर ध्यान केंद्रित करके जैसा कि प्राचीन तथा क्रियाप्रसूत अनुबंधन में किया जाता है।
अतः संज्ञानात्मक अधिगम में सीखने वाले व्यक्ति के कार्यकलापों के बजाय उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है। अंतर्दृष्टि अधिगम एवं अव्यक्त अधिगम में इस प्रकार का अधिगम परिलक्षित होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम, कॉलर ने अधिगम का एक ऐसा मॉडल प्रदर्शित किया जिसकी व्याख्या अनुबंधन के आधार पर सरलता से नहीं की जा सकती। उन्होंने चिंपैंजी पर अनेक प्रयोग किए जिसमें चिंपैंजी को जटिल समस्याओं के समाधान करना था। कॉलर ने चिंपैंजी को बंद खेल क्षेत्र में रखा जहाँ भोजन था लेकिन चिंपैंजी की पहुंच के बाहर था। इस खेल में कुछ उपकरण जैसे डंडे तथा बॉक्स भी रख दिए गए। चिंपैंजी ने तेजी से बॉक्स पर खड़े होने या डंडे से भोज्य पदार्थ को अपनी ओर खिसकाना सीख लिया। इस प्रयोग में अधिगम प्रयत्न त्रुटि तथा प्रबलन के परिणामस्वरूप घटित नहीं हुआ, बल्कि अकस्मात अंतर्दृष्टीय दीप्ति द्वारा घटित हुआ। चिंपैंजी कुछ समय तक खेल क्षेत्र में घूमता रहा, फिर एक बक्से पर खड़ा हो जाता और एक डंडा उठाकर केले पर मारता है, जो कि समानतः उनकी पहुंच के बाहर ऊंचाई पर थे। चिंपैंजी ने अधिगम प्रदर्शित किया, उसे कॉलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान एकाएक स्पष्ट हो जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम के एक सामान्य प्रयोग में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, उसके पश्चात कुछ समय तक प्रगति का आभास नहीं होता, फिर अंत में एकाएक समस्या समाधान उत्पन्न होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में अचानक समाधान प्राप्त होना अनिवार्य है। एक बार समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि जो अधिकृत किया गया है वह उद्दीपकों तथा अनुक्रियाओं के बीच अनुबंधित साहचर्यों का विशिष्ट समूह नहीं है, बल्कि साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है। इसके परिणामस्वरूप अंतर्दृष्टि अधिगम का सामान्यीकरण अन्य मिलती हुई समस्याओं की परिस्थितियों में भी हो सकता है। अव्यक्त अधिगम, एक अन्य प्रकार के संज्ञानात्मक अधिगम को अव्यक्त अधिगम कहते हैं। अव्यक्त अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है, किंतु व्यवहार दर्शाया नहीं जाता जब तक कि उसे दर्शाने के लिए प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता। टोलमैन ने अव्यक्त अधिगम के संप्रदाय को अपना प्रारंभिक योगदान दिया। अव्यक्त अधिगम को समझने के लिए उनके एक प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। टोलमैन ने चूहे के दो समूहों को भूल भुलैया में छोड़ा तथा उन्हें अन्वेषण करने का अवसर दिया। चूहों के एक समूह को भूल भुलैया के अंत में भोजन मिला और उन्होंने भूल भुलैया में प्रारंभ से अंत तक का रास्ता तेजी से ढूंढ लिया। दूसरी ओर चूहों के दूसरे समूह को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया तथा उन्होंने अधिगम में कोई स्पष्ट संकेत भी प्रदर्शित नहीं किए, किंतु बाद में जब उन्हें प्रबलित किया गया तो वे भी भूल भुलैया के रास्ते में प्रारंभ से अंत तक उतनी ही सक्षमता से दौड़ने लगे जितना कि पुरस्कृत समूह के चूहे दौड़ते थे। टोलमैन ने यह प्रतिपादित किया कि अप्रबलित समूह के चूहों ने भी भूल भुलैया के मानचित्र को अन्वेषण करके जल्दी ही सीख लिया था। केवल उन्होंने अपने अव्यक्त अधिगम का प्रदर्शन तब तक नहीं किया था जब तक कि ऐसा करने के लिए उन्हें प्रबलन प्रदान नहीं किया गया। इसके बजाय चूहों ने भूल भुलैया का एक संज्ञानात्मक मानचित्र कॉग्निटिव मैप विकसित किया, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन दिशाओं और स्थानिक अवस्थितियों की आवश्यकता थी उनका मानसचित्रण किया। वाचिक अधिगम, वाचिक अधिगम अनुबंधन से भिन्न है और यह अधिगम मनुष्य तक ही सीमित है। आप जानते हैं कि मनुष्य विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं तथा इन सबके लक्षणों के बारे में मुख्यतः शब्दों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। एक शब्द का दूसरे शब्द से साहचर्य बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इस तरह से सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कई विविध विधियों का विकास किया। प्रत्येक विधि का किसी न किसी तरीके से शाब्दिक सामग्री के अधिगम से जुड़े विशिष्ट प्रश्नों की खोज के लिए उपयोग किया जाता है। वाचिक अधिगम की प्रक्रिया के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक कई तरह की सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे निरर्थक शब्दांश, परिचित शब्द, अपरिचित शब्द, प्रतिदर्श एकांशों के लिए तालिका 6.2 में देखें। वाक्य तथा अनुच्छेद। वाचिक अधिगम के अध्ययन के प्रयुक्त विधियाँ। युग्मित सहचर अधिगम, यह विधि उद्दीपक अनुबंधन तथा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के समान है। इस विधि का उपयोग मातृभाषा के शब्दों के किसी विदेशी भाषा के पर्याय सीखने में किया जाता है। पहले युग्मित चरों की एक सूची बनाई जाती है। युग्मों के पहले शब्द का उपयोग उद्दीपक के रूप में किया जाता है और दूसरे शब्द का अनुक्रिया के रूप में। प्रत्येक युग्म के शब्द एक ही भाषा से या दो भिन्न भाषाओं से हो सकते हैं। ऐसे शब्द की एक सूची तालिका 6.3 में दी गई है। वाचिक अधिगम प्रयोग में प्रयुक्त एकांशों की प्रतिदर्श सूची। निरर्थक शब्दांश क, ई, म, च, उ, प, इसी तरह से न, उ, य, ऐसे लास्ट का। अपरिचित शब्द गवाह, तितिक्षा, लास्ट
हुतात्मा, फिर परिचित शब्द है कमल, महेश, ठीक है। इसी तरह से लास्ट है निगम। युग्मों के पहले शब्द उद्दीपक शब्द, निरर्थक शब्दांश, स्वर, व्यंजन स्वर है, जबकि दूसरे शब्द अंग्रेजी संज्ञा अनुक्रिया शब्द हैं। अधिगमकर्ता को पहले दोनों उद्दीपक अनुक्रिया युग्म को एक साथ दिखाया जाता है और फिर उसे अनुक्रिया शब्द को प्रत्येक उद्दीपक शब्द को प्रस्तुत करने के बाद पुनर्स्मरण करने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद सीखने का प्रयास शुरू होता है। एक एक करके उद्दीपक शब्द दिखाए जाते हैं और प्रतिभागी सही अनुक्रिया शब्द देने का प्रयास करता है। असफल होने पर उसे अनुक्रिया शब्द दिखाया जाता है। पहले प्रयास में सारे उद्दीपक शब्द दिखाए जाते हैं। प्रयासों का यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रतिभागी सारे अनुक्रिया शब्दों को बिना किसी त्रुटि के बता नहीं देता। इस मानदंड तक पहुंचने के लिए प्रयासों की कुल संख्या युग्म, सहचर, अधिगम की मापक बन जाती है। क्रमिक अधिगम, वाचिक अधिगम की इस विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी किसी शाब्दिक एकांशों की सूची को किस तरह से सीखता है और सीखने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। सबसे पहले शब्दों की एक सूची तैयार कर ली जाती है। सूची में निरर्थक शब्दांश, अधिक परिचित शब्द, कम परिचित शब्द, आपस में संबंधित शब्द हो सकते हैं। प्रतिभागी को सारी सूची प्रस्तुत की जाती है और उसको निर्देश दिया जाता है कि वह एकांशों के उसी क्रम में बताए जिस क्रम में वे सूची में हैं। युग्म, सहचर, अधिगम में प्रयुक्त उद्दीपक अनुक्रिया। युग्म उद्दीपक अनुक्रिया क एड समय, ख अ ग हिरण। इसी तरह उद्दीपक अनुक्रिया म एक पहाड़, ड अ न नाम, ग ओग्य छत। ऐसे एग्जाम्पल है। पहले प्रयास में सूची का सबसे पहला एकांश दिखाया जाता है और प्रतिभागी को दूसरा एकांश बताना होता है। यदि वह निर्धारित समय में बताने में असफल रहता है तो प्रयोगकर्ता उसे दूसरा एकांश प्रस्तुत करता है। अब यह एकांश उद्दीपक बन जाता है और प्रतिभागी को तीसरा एकांश यानी अनुक्रिया शब्द बताना होता है। अगर वह असफल होता है तो प्रयोगकर्ता उसे सही एकांश बता देता है और चौथे एकांश के लिए उद्दीपक बन जाता है। इस विधि को क्रमिक पूर्वाभास विधि, सीरियल एंटिसिपेशन मेथड कहा जाता है। अधिगम के प्रयास तब तक चलते रहते हैं जब तक कि प्रतिभागी सभी एकांशों का सही क्रमिक पूर्वाभास न कर ले। मुक्त पुनर्स्मरण, इस विधि में प्रतिभागियों को शब्दों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है जिसे वे पढ़ते हैं और बोलते हैं। प्रत्येक शब्द एक निश्चित समय तक ही दिखाया जाता है। इसके बाद प्रतिभागियों को शब्दों को किसी भी क्रम में पुनर्स्मरण करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। सूची में शब्द आपस में संबंधित और असंबंधित हो सकते हैं। सूची में 10 से ज़्यादा शामिल किए जाते हैं। शब्दों के प्रस्तुतिकरण का क्रम एक प्रयास से दूसरे प्रयास में भिन्न होता है। इस विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी शब्दों को स्मृति में संचित करने के लिए किस तरह से संगठित करता है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि सूची के आरंभ में और अंत में स्थित शब्दों का पुनर्स्मरण सूची के बीच में स्थित शब्दों की तुलना में अधिक सरल होता है। वाचिक अधिगम के निर्धारक, वाचिक अधिगम की अत्यंत व्यापक स्तर पर प्रायोगिक जांच पड़ताल की गई। इन अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि वाचिक अधिगम की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। निर्धारकों में सबसे महत्वपूर्ण है सीखी जाने वाली सामग्री की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित सूची की लंबाई तथा सामग्री की अर्थपूर्णता इनमें प्रमुख है। सामग्री की अर्थपूर्णता का मापन कई विधियों से किया जाता है। एक निश्चित समय में प्राप्त सहचर्यों की संख्या, सामग्री की जानकारी और उपयोगों की आवृत्ति, सूची की शब्दों के बीच संबंध तथा पहले आए शब्दों पर सूची के प्रत्येक शब्द की क्रमिक निर्भरता का उपयोग अर्थपूर्णता के मापन के लिए किया जाता है। निरर्थक शब्दांशों की सूची सहचर्यों के भिन्न भिन्न स्तरों के साथ उपलब्ध है। निरर्थक शब्दांशों का चयन एक से सहचर मूल्य वाली सूची से करना चाहिए। इस संबंध में किए गए शोध अध्ययनों के आधार पर अधोलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। शब्दों की सूची जितनी लंबी होगी, कम सहचर मूल्य वाले शब्द उतने ज़्यादा होंगे। शब्दों के बीच संबंध का अभाव जितना ज़्यादा होगा, सूची के अधिगम में उतना ही अधिक समय लगेगा। जितना अधिक समय सूची को याद करने में लगेगा, अधिगम उतना ही शक्तिशाली होगा। इस परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि संपूर्ण काल नियम काम करता है। इस नियम के अनुसार किसी सामग्री की निश्चित मात्रा को सीखने के लिए एक निश्चित समयावधि आवश्यक है। इस अवधि को चाहे जितने प्रयासों में विभक्त किया जाए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अधिगम में जितना ज़्यादा समय लगता है, अधिगम उतना ही प्रभावी होता है।